ये कल की कहानी की दूसरी भाग है। हाथों में थमाकर चली गई। शर्मा जी कप में देखे तो वही काले रंग का शहरी काढ़ा था जिसे पीना शहरी लोग अपना स्टेटस सिंबल समझते थे। गांव में रोज़ सुबह अपनी पत्नी के हाथों इलायची वाला दूध पीने के आदी बाबूजी ने अपनी इच्छा मन ही मन में दबा दी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि बहू को यह कह दे कि यह चाय नहीं दूध पीने का मन है। होती भी कैसे। पहले एक बार बाबूजी ने दूध मांगा था तो बहू ने दूध ला तो दिया था, पर नाक बहुत सिकोड़ ऐसे भाव दिखाए कि जैसे किसी गंवार से पाला पड़ा। यह सोचते सोचते बाबूजी ने घड़ी की तरफ देखा तो दूध लाने का समय हो चुका था। बाबूजी ने जल्दी से चाय की चुस्कियाँ ली और नीचे उतर आए। सोचा यह देर हो गई तो दूध तो नहीं मिलेगा और फिर बहू की चार बातें भी सुननी पड़ेगी। बाबूजी को नीचे उतरते देख छोटी बहू सुमन ने मेज पर थैला और 200 रुपये रख दिए। दूध लेने के लिए जा ही रहे थे कि देखा कि बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। चलो बच्चों, आज तुम्हें बस स्टॉप पर मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, बच्चों को मैं छोड़ दूँगी, आप जाइए, छोटी बहू हड़बड़ाते हुए बोली। बाबूजी समझ चुके थे कि बहू बच्चों को उनके साथ जाने क्यों नहीं देना चाहती। उन्होंने अपनी बहू को कहते भी सुना था कि गंवार बाबूजी के साथ रहकर मेरे बच्चे भी गांव की भाषा और तौर तरीके सीखते जा रहे हैं। बाबूजी थैला और पैसे उठाकर दूध लेने निकल पड़े और अपनी पत्नी स्वर्गीय शांति जी से बात करते जा रहे थे। आप तो भाग्यशाली निकली जो केवल बड़े बेटे बहू का अपमान झेलकर स्वर्ग सिधार गए। बाबूजी के दिल में अपने बड़े बेटे सुनील के घर बिताए कुछ दिनों की कड़वी आदत ताजा हो गई। किस तरह से बड़ी बहू खाने का सामान भी छिपा कर रख देती थी ताकि हम बूढ़े ना खा पाएं। एक दिन सोफे पर बैठकर जब अखबार पढ़ते हुए दातून चबा रहे थे तो सुनील ने टक्का सा जवाब दिया कि बाबूजी ये शहर है, आपका गांव नहीं। दांत साफ करने के तो बाथरूम में जाकर कीजिए। आपको देखकर बच्चे क्या सीखेंगे। 4 दिन में वापस अपने गांव लौट आए थे दोनों। पिछली यादों के सैलाब में डूबे बाबूजी को पता ही नहीं चला कि कब दूध की दुकान पर पहुंच गए। दूध के पैकेट खरीद कर जैसे ही मुड़े तो बेटी का फ़ोन आ गया। कैसे हैं बाबूजी? दरअसल मुझे आपकी चिंता हो रही थी, सोचा फ़ोन करके हाल चाल पूछ लूँ। इतने दिनों बाद किसी अपने की स्नेह भरी बातें सुनकर बाबूजी की आंखें भर आईं। रूधे गले से बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मुझे क्या हुआ है। तेरे भाई भाभी मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, तो बस अपना ख्याल रखना। यह कहते हुए बाबूजी ने जल्दी से फ़ोन काट दी। उन पर क्या बीत रही थी वो अपनी बेटी को बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहते थे। फ़ोन काटते ही उनकी आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। काश यही प्यार और अपनापन मुझे अपने दोनों बेटों से मिल पाता। यह सोचते हुए बाबूजी ने खुद को संभालते हुए फिर से कदम बढ़ाने शुरू किए। वाकई किसी के कंधों पर आश्रित रहकर बुढ़ापा काटना कितना मुश्किल होता है, वो भी जब पति पत्नी में से एक चला जाए। जीवन बोझ सा लगने लगता है। शर्मा जी सोचने लगे, शांति जी तो स्वर्ग सिधार गए। अच्छी भली थी बेचारी, बस हल्का सा बुखार और सिर दर्द हुआ था। एक दिन रात को सोई और अगले दिन उठी ही नहीं। चलो अच्छा ही है, इस दुनिया से सुहागिन आपके कंधों पर जाऊं, यही तो कहती थी वो हमेशा। और फिर पता नहीं मेरे बाद अगर वो अकेली रह जाती इस दुनिया में तो क्या हाल होता उसका। मैं तो अपमान के घूंट पीकर जैसे तैसे रह रहा हूँ इन लोगों के साथ। अपनी पीड़ा और वेदना को दिल में के किसी कोने में छिपाए बाबूजी घर के बाहर आकर खड़े हुए। तेज़ी से चलने के कारण उनकी सांस फूल रही थी, इसीलिए कुछ पलों के लिए दरवाजे पर ही रुके। जैसे ही डोरबेल बजाने के लिए हाथ उठाया, अंदर से आती कुछ आवाज़ें कानों में पड़ी। आप बड़े भैया से क्यों नहीं कहते बाबूजी को ले जाने के लिए? वैसे भी 6 महीने हो चुके उन्हें यहाँ रहते हुए। प्रॉपर्टी में हिस्सा तो वह भी लेंगे ना, तो बाबूजी की जिम्मेदारी केवल हम क्यों उठाएं? छोटी बहू सुमन की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। चिल्ला क्यों रही हो? लगा तो रहा हूँ फ़ोन। अरे भैया, बाबूजी का क्या करना है? मतलब 6 महीने हो गए उन्हें हमारे घर आए, लेकिन आप और भाभी तो उन्हें ले जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये सुनने की देर थी कि बाबूजी की जैसे झटका सा लगा। दूध का थैला और बाकी बचे पैसे उन्होंने दरवाजे के बाहर ही रख दिए। लड़खड़ाते कदमों से वे घर के सामने वाले पार्क तक आए और एक बेंच पर बैठ गए।
शायद मेरी किस्मत में भी यह दिखना लिखा था। दूसरे घर की लड़कियों का क्या दोष निकालूं जब अपने बेटे ही स्वार्थी निकले। यह कहते हुए बाबूजी अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगे। इतने में उनके गांव से उनके मित्र व प्रॉपर्टी डीलर रमेश जी का फ़ोन आया, जिसे बाबूजी ने अपना गांव का मकान और ज़मीन बेचने की जिम्मेदारी दी थी। अरे शर्मा जी, कैसे हैं आप? आपके गांव वाले मकान का खरीदार मिल गया है। शर्मा जी अपने बेटे द्वारा दिए गए जख्मों से पूरी तरह टूट चुके थे। रुआसी आवाज़ में बोले, रमेश जी मैं गांव वापस आ रहा हूँ। उन्होंने रमेश जी को सारा हाल का सुनाया। थोड़ी देर मित्र से बात करने के बाद बाबूजी ने कुछ फैसला लिया। मन ही मन उन्होंने कुछ ठान लिया था। पूरे मनोबल और आत्मविश्वास के साथ वे घर की ओर बढ़े और डोरबेल बजाई। दरवाज़ा खोलते ही छोटी बहू चिल्लाई, बाबूजी आप तो बड़े लापरवाह निकले और दूध की थैली और बचे हुए पैसे घर के बाहर छोड़कर कहाँ चले गए थे? बाबूजी बिना एक शब्द बोले अपने बेटे और बहू की तरफ देखते रहे। सीढ़ियों की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक अपने छोटे बेटे की आवाज़ सुनकर रुक गए। अरे हाँ बाबूजी, आप अपना सामान पैक कर लीजिए, शाम को भैया आ रहे हैं आपको अपने घर ले जाने के लिए। बाबूजी तो जैसे इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे। पूरे आत्मविश्वास के साथ पीछे मुड़ते हुए बोले, सामान पैक मैं नहीं तुम करोगे। छोटी बहू चिल्लाते हुए बोली, क्या क्या मतलब है आपका? मतलब भी समझा देता हूँ। शायद तुम लोग भूल चुके हो कि यह मकान मैंने खरीदा था हम सब लोगों के रहने के लिए, और आज भी ये घर मेरे नाम पर है। इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं ये मैं तय करूँगा, तुम लोग नहीं। मेरे खून पसीने की कमाई से खरीदे हुए घर में मुझे ही टीन की छत वाला कबाड़ खाना दे दिया रहने के लिए, और यहाँ तुम्हारे लिए आलीशान बेड और एयर कंडीशनर की हवा। बस बहुत हुआ, 15 दिन का समय है तुम्हारे पास इस मकान को खाली करने के लिए। बेटा बोला, तो क्या आप अकेले इस मकान में रहेंगे? जी नहीं, इस मकान को बेचकर मैं वापस अपने गांव जा रहा हूँ, अपने पुराने मकान में जहाँ मेरी पत्नी की यादें बसती हैं। कम से कम वहाँ मैं अपने पुराने मित्रों के साथ बैठकर हाल चाल तो बांट सकता हूँ। बाबूजी की यह बात सुनते ही बेटा बहू गिड़गिड़ाने लगे। बाबूजी आपने तो हमें एक पल में ही पराया कर दिया। यह फैसला लेने से पहले इतना भी नहीं सोचा कि इतनी जल्दी हम रहने का इंतज़ाम कैसे करेंगे। पराया किसने किसको किया है ये तुम कभी आराम से बैठकर सोचना बेटा। और तुम्हारा पिता अभी इतना कठोर दिल नहीं हुआ, इसीलिए जब तक तुम्हारा इंतज़ाम कहीं और नहीं हो जाता तब तक तुम उसी टीन की छत वाले कब्रखाने में रह सकते हो। मुझे इससे भी कोई ऐतराज़ नहीं होगा। बेटा बहू हक्के बक्के होकर बाबूजी की तरफ लगातार देखे जा रहे थे और बाबूजी गजब के आत्मविश्वास के साथ अपने उस कमरे की तरफ बढ़ गए जो उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। आज पहली बार उन्हें मखमली गद्दों पर सुकून से लेटने का सौभाग्य मिल रहा था। दोस्तों, माँ बाप की सेवा करने से भी कहीं ज़्यादा होती है।